हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था द SN1 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, लास्ट के एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और रिमेनिंग है। इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम लोग SN1 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स और आई मस्ट से द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1। Characteristics of SN1 reaction. So students, as we have already studied that an SN1 reaction is a two-step reaction, ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटाइन फॉर्म होता है एंड दैट स्टेप इज द RDS ऑफ द रिएक्शन। तो एक बार वेरी क्विकली मैं SN1 रिएक्शन के लिए उसके दो स्टेप्स लिख देता हूं जल्दी से एक बार। फर्स्ट स्टेप में ये RL है, L इज सम लीविंग ग्रुप। in the presence of the solvent, ये L यहाँ से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है एंड इट जनरेट्स एन R प्लस एंड L माइनस। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन SN1 रिएक्शन जहां पर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। एंड एज वी ऑल नो दैट कार्बोकटाइन अगर इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो इस कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट तो हो ही सकता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो कार्बोकटाइन यहां से बना, this combines with the nucleophile to give us the final product that is RNU। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है और इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे भी थे। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको मैं S1 बोल देता हूं, मतलब स्टेप 1। इसको मैं S2 बोल देता हूं, मतलब स्टेप 2। तो द फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द RDS। सो दिस इज बेसिकली अ क्विक रिव्यू और रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बोला था कि SN1 रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ये भी मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन। इन अ सिमिलर मैनर the rate of the reaction is also proportional to the leaving group ability, and kindly remember this that good leaving groups are weak bases। ये पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं लीविंग ग्रुप वाले टॉपिक में। गुड लीविंग ग्रुप्स आर वीक बेसेस। जितने भी अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं बच्चों वो सारे के सारे वीक बेसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूं आप लोगों के लिए, है ना। इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जहां पर आपको करना है बच्चों कंपेयर द रेट ऑफ SN1। ठीक है, कंपेयर द रेट ऑफ SN1। SN1 का रेट आपको कंपेयर करना है। जैसे इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें लीविंग ग्रुप सेम था बट कार्बोकटाइन अलग अलग जनरेट हो रहा था। ठीक है, इस बार क्या होने वाला है कि जो R वाला पार्ट रहेगा, भाई सारी चीजें एक साथ तो वेरी नहीं कर सकते ना, एक एक करके वेरी करेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि दिस L वाज सेम, R वाज डिफरेंट इन ईच केस, तो उससे कार्बोकटाइन अलग अलग जनरेट हो रहा था और आप स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन को देख करके रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर दे रहे थे। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इनमें R वाला पार्ट सेम होगा बट द L दैट इज द लीविंग ग्रुप विल बी डिफरेंट। सो काइंडली रिमेंबर कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप है, यानी कि जितना वीक बेस है ना, जितना वीक बेस है उतना अच्छा लीविंग ग्रुप है, एंड जितना अच्छा लीविंग ग्रुप है उतना अच्छा या उतना ज्यादा आई शुड से उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि करना क्या है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए, CH3 और यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है Br, एक सबस्ट्रेट ये दिया हुआ है CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है Cl, दिस इज अनदर सबस्ट्रेट CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। ठीक है, ये सब टर्शरी ब्यूटाइल वाला एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कुछ कुछ नोमेनक्लेचर भी साथ में चलते रहना चाहिए। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड कॉमन नेम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एग्जाम में यही वाला नाम लिख के दिया जाता है। ठीक है, तो CH3 और यहाँ पे लगा दिया बच्चों F।
तो ये 4 सबस्ट्रेट दिए हुए, टर्शियरी ब्यूटाइल, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड, एंड यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ SN1। तो इन सब में प्यारे बच्चों क्या डिफरेंट है? द ओनली डिफरेंस इज द लीविंग ग्रुप इन ईच केस। लीविंग ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। और तुम्हें ये बात मालूम है कि HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो I- इज द वीकेस्ट बेस, एंड इफ I- इज द वीकेस्ट बेस देन इट इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो अगर हम इन सभी का रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कंपेयर करेंगे, तो नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का हो जाएगा, नंबर 2 ब्रोमाइड का हो जाएगा, नंबर 3 क्लोराइड का हो जाएगा, और नंबर 4 इनफैक्ट इसका तो वेरी वेरी पुअर होगा, बिकॉज F जो है वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। F- इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, एंड कार्बन फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बात मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं, तो इसलिए ये जनरली SN1 शो नहीं करता है। F इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लेट्स नोट डाउन द सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि हम लोगों को एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है O, और यहाँ पर लगा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सेलेक्ट करके पहले से ही रखे हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि मैं एकदम प्रिसाइज कम समय में मैक्सिमम इफेक्टिव वीडियो बना पाऊं, है ना, कि टाइम भी आपका बचे और टू द पॉइंट जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी जल्दी से फटाफट हो जाए। तो ये पहला सबस्ट्रेट दिया हुआ है, एक दूसरा सबस्ट्रेट भी दिया हुआ है बच्चों, दिस इज द सेकेंड सबस्ट्रेट OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एंड इन सब लिविंग ग्रुप्स के आपको नाम अगर थोड़े थोड़े याद आ रहे हो, काफी पॉपुलर लिविंग ग्रुप्स हैं ये। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। जैसे बच्चों इस लिविंग ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टोसाइलेट, इन केस यू रिमेम्बर, ठीक है, दिस इज टोसाइलेट। अच्छा, और तीसरा सबस्ट्रेट हम लोगों को दिया हुआ है दिस, थर्ड सबस्ट्रेट इज OS double bond O double bond O, and over here we have a benzene ring or NO2, ठीक है। तो these are the 3 substrates and I am supposed to compare the rate of SN1। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि R वाला पार्ट तीनों जगह पे सेम है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल पार्ट सेम है तीनों जगह पे। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो अब देखिए क्या है कि ये यहां से लीव करेगा, है ना, सल्फोनिक एसिड का अनायन बनेगा, तो दिस इज द लीविंग ग्रुप साइड, O- निकल जाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप साइड है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, CH3 आ गया, और CH3 का होगा पैरा पोजीशन से प्लस H इफेक्ट। ये सब GOC में मैं कवर कर चुका हूँ। पैरा पोजीशन से CH3 का प्लस H इफेक्ट होगा, और ये O यहाँ से फिर से निकलेगा, और पैरा पोजीशन पे इसके NO2 लगा हुआ है जो कि -M इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे बेहतरीन लीविंग ग्रुप कौन सा है। देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो बेस स्ट्रेंथ को घटाते हैं, तो ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट तो सब में सेम है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर NO2 है। अच्छा, इसका नाम अगर तुम्हें याद हो, मैंने बताया भी है पहले, इसको नोसाइलेट बोलते हैं और इसको टोसाइलेट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज टोसाइलेट, पैराटोल्वीन सल्फोनेट, ठीक है, और इसका कोई कॉमन नेम एज सच नहीं है। तो ये तीनों लिविंग ग्रुप्स हो गए, और पैरा पोजीशन से रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले इफेक्ट काम करते हैं। ये -M लगाएगा, NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेस स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो वीकेस्ट बेस ये होगा, जो यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा दैट विल बी द वीकेस्ट बेस। और बच्चों यदि वो वीकेस्ट बेस है तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, तो वो तो बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो बेस स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए नंबर 3 ये वाला हो गया, ठीक है। चलो अब लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं रेट ऑफ SN1 कंपेयर करने के। नोट डाउन प्रॉब्लम नंबर 3। सो प्रॉब्लम नंबर 3 इज PH CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3। ये है एसीटेट अनायन, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, इस तरह से लीव कर जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है PH CH2 O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अच्छा, इसको ट्रिफ्लेट मत बोल देना, ट्रिफ्लेट सल्फोनिक एसिड से बनता है, ये एसिटिक एसिड का अनायन बन रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। ये बच्चों यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, इसको ट्रिफ्लेट मत बोलना, CH3 देखकर तुम्हारे मन में आ गया ट्रिफ्लेट ट्रिफ्लेट,
ट्रिफ्लेट क्या होता था भाई, बताओ फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। ट्रिफ्लेट सबको याद है, ट्रिफ्लेट वाज CF3 ट्राइफ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, है ना। दिस इज ट्रिफ्लेट, जिसको बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं, बता चुका हूं ये सारी बातें, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द सुपर लिविंग ग्रुप। तो चलो बताओ भाई इनमें क्या हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, एसिटेट आनायन बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस बनाएगा। तो भाई यहाँ पर CF3 आ गया, CF3 का जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट 3 फ्लोरीन का है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स ऑलवेज डिक्रीज द बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये पुअरर बेस होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए ना बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा ये, ठीक है। चलो फटाफट देखो जल्दी से, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, और यहाँ पर आयोडीन लगा है। द आइडिया बिहाइंड सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इज कि ये सब कुछ बड़ी क्रूशियल चीजें हैं जो बार बार आपके सामने आएंगी, तो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br माइनस, एंड Br माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl माइनस, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमको दिया हुआ है ऑक्सीजन और एक मिनट सॉरी, OS डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम बताओ भाई, लिविंग ग्रुप का नाम बताओ, बोलो बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा। दिस इज मिसाइलेट, और यहां पर मैंने लगा दिया OS डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज ट्रिफ्लेट। ये पहला वाला लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये यहां से निकलेगा ऐसे, दिस इज मिसाइलेट, अच्छा लिविंग ग्रुप है, मिथाइल सल्फोनेट, और ये यहां से निकलेगा, दिस इज ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट ऑल्सो कॉल्ड ट्रिफ्लेट, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, याद कर लो इसे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं OMS माइनस से, है ना, लीव करने के बाद ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, वो ये वाला ऑक्सीजन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं OTF माइनस से, लीव करने के बाद इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, वो ये वाला ऑक्सीजन। व्हाट इट एवरीबॉडी। तो बताओ क्या होगा भाई, ये CF3 आ गया ना यहाँ पे CH3 का तो प्लस आई लग रहा है, और CF3 का माइनस आई लग रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द बेस स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेस स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं और लिविंग ग्रुप एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो ये बेहतर लिविंग ग्रुप हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो चलो ये लिविंग ग्रुप वाले पे हमने, लिविंग ग्रुप वाले पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन पर आते हैं, एंड दैट इज, जो भी है मतलब नंबर उसका जो भी है, मैं उसको NC बोल देता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वॉट एवर बी द नंबर। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, कि SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है, हम किस प्रकार का सॉल्वेंट प्रिफर करेंगे, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्योंकि आयंस इन्वॉल्व है, कटायन अनायन इन्वॉल्व है, तो पोलर सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी रिएक्शंस जहाँ पे चार्जेस वगैरह आ जाए वहां पर पोलर सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है, ये बात मैंने पहले भी समझाई है आपको, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब पोलर में भी मेरे पास दो ऑप्शंस, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, एंड विद इन पोलर आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई कैन यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके एग्जाम्पल्स आप जानते हो क्या होते हैं, और आई कैन यूज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके बारे में भी आप एग्जाम्पल्स जानते हो। ये दो ऑप्शंस हैं अभी, है ना। तो कौन सा इनमें से यूज करें। अब अगेन इस सवाल का जवाब छुपा है SN1 के RDS में। फिर से एक बार आपको पुनः मैं ले चलता हूं दोबारा SN1 के RDS में। तो मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसमें SN1 रिएक्शन हो रहा है, और कोई सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, अभी सॉल्वेंट कौन सा है 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में RDS में क्या होता है बच्चों,
RDS में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और सिर्फ बॉन्ड टूट रहा है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है, तो अब मेरे को आप ये बताओ कि इस बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी कहां से आती है? मतलब पहले तो बॉन्ड टूट रहा है खाली इसलिए ये RDS है ना, दिस इज द स्लो स्टेप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूट के ये बनाते क्या है ये लोग बनाते हैं CH3 CCH3 विच इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन प्लस Cl माइनस आयन, ये चीज जनरेट हुई। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा भाई, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन BD मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इस बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, क्या सोर्स है? मतलब बॉन्ड अगर टूट रहा है तो कहीं से तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना, कहीं कोई तो सोर्स होना चाहिए ना एनर्जी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो एनर्जी आती है ये जो बनने वाले कटायन, जैसे मान लो एक दो बॉन्ड टूट गए, अब एक दो बॉन्ड टूटे तो उससे एक दो कटायन और अनायन बने। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इन कटायन और अनायन का होता है सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन के प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज सॉल्वेशन इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। तो कटायन और अनायन का अगर सॉल्वेशन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, और उस रिलीज एनर्जी से ये बॉन्ड फर्दर टूटेगा। जैसे एक दो बॉन्ड, मान लो वाइब्रेशन से एनर्जी आ गई, एक दो बॉन्ड टूटा, भाई लगातार रिएक्शन, अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन लगातार चलती रहे तो ये बॉन्ड्स लगातार टूटते रहने चाहिए ना, और अगर बॉन्ड्स लगातार टूटते रहने चाहिए तो उसके लिए कहीं से एनर्जी कॉन्स्टेंटली आती रहनी चाहिए। तो वो बच्चों एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है कटायन और अनायन के सॉल्वेशन से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या प्रिफर करेंगे कि कैसा सॉल्वेंट हो, है ना, कैसा सॉल्वेंट हम लोग प्रिफर करेंगे? देखो, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे DMSO, DMF, है ना, DMA, HMPA, ठीक है, इन सब के नाम मैंने बताए थे आपको। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बच्चों, वो तो सिर्फ और सिर्फ कटायन का सॉल्वेशन कर पाता है, अनायन का सॉल्वेशन नहीं कर पाता। तो हमें तो ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कटायन और अनायन दोनों का सॉल्वेशन कर सके। तो यदि दोनों का सॉल्वेशन करवाना है तो अनडाउटेडली द चॉइस फॉर SN1 रिएक्शंस बिकम्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। एंड व्हाट आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कुछ एग्जांपल अगर आपको याद दिलाऊं तो पानी हो गया, ठीक है, और अल्कोहल हो गया, और अमीन हो गया, RNH2 हो गया, अमोनिया हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल ऑफ देम आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो वी विल प्रिफर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ताकि यहां पर कटायन और अनायन दोनों का सॉल्वेशन हो सके, क्योंकि उसी स्टेप से एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को यूज करके फर्दर बॉन्ड टूटेगा, फर्दर रिएक्शन होगी, फर्दर कार्बोकटायन बनेगा, और फिर वो कार्बोकटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक काफी काम की चीज है। एक और काम की चीज ये है कि अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल मैंने जितने लिखे हैं, ये देखो, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, और प्यारे बच्चों इन सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, इन सभी के पास न्यूट्रल है पहले तो, और सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ध्यान से देख लो, मैं इसीलिए वहां लोन पेयर बना रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अलग से बना के दिखाएंगे। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, all of them are polar protic solvents, all of them are neutral, and they all have lone pair of electrons as well. तो कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनकर कुछ याद आ रहा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल याद आना चाहिए। ये सॉल्वेंट होने के साथ साथ ये सभी स्पीसीज न्यूट्रल हैं, इसलिए ये सभी स्पीसीज वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं। और SN1 के लिए हमको वीक ही न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इंतजार करे, पहले कार्बोकटायन बन जाए, फिर उसके बाद उस न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकटायन के साथ रिएक्ट करे। तो SN1 रिएक्शंस का ये बहुत पॉपुलर केस है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, और सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शंस यहीं पर होती हैं कि सॉल्वेंट इटसेल्फ
फंक्शंस एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों चीजें एक ही दोनों रोल प्ले करने वाला एक ही मॉलिक्यूल हो जाता है। भाई आप पानी को ले लिए, अब सॉल्वेंट है तो एक्सेस में होगा, तो पानी खूब सारा है ही है वहां पे, ठीक है। तो वो पानी अब क्या कर रहा है कि ये कटायन अनायन को सॉल्वेट भी कर रहा है, और फिर उसके बाद जब कटायन बन गया तो वो इस कटायन के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट भी कर जा रहा है। तो ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है SN1 रिएक्शन का, वेयर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हिच वी यूज itself behaves as a weak nucleophile। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो खुद ही एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। एंड सच रिएक्शंस are classical and very famous and very popular examples of SN1, and they are also known as solvolysis reactions। इनको हम solvolysis reaction भी कहते हैं, जहां पर polar protic solvent itself behaves as weak nucleophile। polar protic solvent itself, I hope the spelling of itself it's correct। polar protic solvent itself behaves as वीक न्यूक्लियोफाइल, खुद ही वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। तो इनको सॉल्वोलिसिस बोलते हैं, और ये रिएक्शन बच्चों होती है किससे? SN1 वाले मोड से। अब ये पानी का मॉलिक्यूल तुम अगर सोच रहे हो सर कैसे बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, थोड़ा और फील दिलाइए, तो आओ तुरंत दिलाते हैं। देखो कार्बोकटायन तुमने बना लिया था, है ना, तो कार्बोकटायन जो बन गया, अब उस पर पानी के मॉलिक्यूल का, पानी का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल सब एक ही तरह से एक्ट करेगा, है ना। तो ये सब पोलर प्रोटिक है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसने इसको डोनेट कर दिया, बस हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल का यही तो काम होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इससे क्या बन जाएगा देखो जल्दी से, इससे जनरेट हो जाएगा CH3 CCH3 CH3 एंड O, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक अभी बचा हुआ है, तो प्लस चार्ज आ गया। अब तुम बोलोगे सर क्या यही प्रोडक्ट होगा? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, एक H+ को यहां से कटा देगा, इट विल लूज H+, इसीलिए तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो इट विल लूज H+ एंड योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CCH3 CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल ऐसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। और ये जितने भी मैंने एग्जांपल ऊपर लिखे हैं ये सब इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। भाई ये अगर अटैक किया तो H+ लूज करेगा, तो OH आ जाएगा। इसने अगर अटैक किया होता और H+ लूज करता तो OCH3 आ जाता, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन जाता, ईथर बन जाता। भाई अगर इसी की जगह में, पानी की जगह में अल्कोहल लेता, तो सोच पा रहे हो ना बात को, मान लो मैं ROH लेता, तो ROH लेता तो वो अटैक करता, और यहाँ पे एक जगह पे R होता, एक जगह पे H होता, H+ ही लूज करता, R+ तो लूज करता नहीं, H+ लूज करता तो OR बचा रह जाता, तो प्रोडक्ट वुड हैव बीन एन ईथर, ईथर एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग सम अप करें द फेवरेबल कंडीशंस फॉर SN1, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस हैं जो SN1 को फेवर करेंगी, फेवरेबल कंडीशंस फॉर SN1, ठीक है। तो SN1 के लिए प्यारे बच्चों फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएंगी, जल्दी से अगर मैं सम अप करूं, तो सबसे पहले तो खूब स्टेबल कार्बोकटायन बने। अब स्टेबल कार्बोकटायन कौन बनाता है भाई, 3 डिग्री कार्बोकटायन, या 3 डिग्री से और ज्यादा स्टेबल फिर होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन, ये एक फेवरेबल कंडीशन है SN1 के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन फेवरेबल, गुड लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगी, तभी तो कार्बोकटायन बनेगा, गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए। और फाइनली द थर्ड कंडीशन इज कि एक पोलर प्रोटिक, PP मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, ठीक है, जैसे पानी, अमोनिया, एसिटिक एसिड HF, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, और यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट खुद ही वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर दे, और इसलिए ऐसी रिएक्शन को, सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल आर द सेम एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज सॉल्वोलिसिस, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने
सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 को यहाँ पर एनालाइज किया है, साथ में एग्जाम्पल्स देते हुए। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी और बचती है, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1, जहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का, आइए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू डिस्कस इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है PH, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH2 CH3, और यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है C। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। हेलोजन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, वो जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और ये कार्बन खुद एक 3 डिग्री का कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो कार्बोकैटायन काफी स्टेबल बनाएगा, इसलिए फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1 है। और सपोज करो बच्चों इसको हमने वाटर में रख दिया, वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो सॉल्वोलिसिस वाली रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो ये क्लोरीन का एटम यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, एंड वी विल गेट अ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन लाइक दिस CH2 CH3। ठीक है, कार्बन पर प्लस चार्ज और Cl माइनस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ओके, अच्छा ये कार्बोकैटायन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्पीसीज होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और अब अगले स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे पानी का मॉलिक्यूल अटैक कर देगा। इन द नेक्स्ट स्टेप पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, वो H+ लूज कर देगा, और हमें यहाँ पर एक OH आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, एक बार मैं फाइनल प्रोडक्ट जरा बना के दिखाता हूं आपको। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CPH CH3 CH2 CH3 एंड एक OH यहाँ पे आके आ जाएगा, है ना। मतलब वो 2 स्टेप थे, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, बता चुका हूँ। ऑक्सीजन अटैक करेगा, OH2+ बनेगा, और फिर पानी का मॉलिक्यूल एक H+ लूज कर देगा। एक H+ लूज करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट आया। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, देखो गौर से देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुम लोग पढ़ चुके हो, तो यू नो कि ये वाला कार्बन एक कायरल कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन, एंड इफ दिस इज अ कायरल कार्बन देन R फॉर्म और S फॉर्म दोनों जनरेट हो सकते हैं। इसका एक R फॉर्म भी हो सकता है और S फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल कायरल कार्बन यहाँ पर है। तो अब R बनेगा या S बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, कौन सा फॉर्म बनेगा। तो पहले तो इस सवाल का जवाब है कि both forms R and S will be formed, both R and S will be formed। ठीक है, both R and S will be formed, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक मिक्सचर जिसमें R और S दोनों हैं, तो ऐसे मिक्सचर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, ये तो एक फैक्ट की बात हो गई भाई, ये कार्बन कायरल था, इसका R और S दोनों हो सकता है। तो मैंने बोला बेटा R बनेगा कि S बनेगा, तो उसका मैंने तुम्हें जवाब दिया कि R और S दोनों बनेंगे। ठीक है, 50-50 रेशियो में, एंड ऐसे मिक्सचर को जिसमें R फॉर्म और S फॉर्म दोनों 50-50 रेशियो में, 1:1 रेशियो में है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सर क्यों हो रहा है ऐसा, तो बहुत लॉजिकल है यार ये समझना। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कार्बोकैटायन तुम्हारे पास है, सो कार्बोकैटायन माय डियर स्टूडेंट्स इज एन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्पीसीज। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन से तीनों अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। मान लो ये कोई X लगा है, इधर Y लगा है, और इधर सामने की ओर Z लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन तुम्हारे पास है, और इस कार्बोकैटायन के पास तीनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, और ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर स्पीसीज है कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन एकदम चपटा प्लेनर है ना, जस्ट लाइक माय हैंड,
एकदम प्लेनर स्पीसीज है, इस तरह से सोचो, ठीक है। तो अगर ये कार्बोकटाइन एक प्लेनर स्पीसीज है तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके इस वाली साइड से भी जुड़ सकता है, ठीक है, इस वाली साइड से भी जुड़ सकता है और इस वाली साइड से भी जुड़ सकता है। दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल की जुड़ने की या अटैच होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होगी, मतलब इट इज इक्वली लाइकली टू अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों तरफ से अटैक सेम प्रोबेबिलिटी के साथ हो सकता है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, मान लो मैं इस वाली अटैक को बोल दूं, लेट अस से इसको मैं बोल दूं 1, ऐसे नाम दे दूं इसको कि ये 1 वाली साइड से हो रहा है, ठीक है। तो प्लेनर चपटा मॉलिक्यूल, बिल्कुल चपटी स्पीसीज है, फ्लैट है बिल्कुल, तो इस साइड से भी आ सकता है और इस साइड से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, ठीक है। और ये रेसिमाइजेशन तभी कंसीडर करोगे ना जब कायरल कार्बन बने, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने इधर से भी अटैक कर दिया, तो ये 2 वाली साइड से अटैक हो गया। अब 1 वाली साइड से अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा दोनों प्रोडक्ट में बना के दिखाता हूं तुम्हें। तो 1 वाली साइड से अगर अटैक हुआ तो यू विल गेट X और इधर आएगा NU और सामने की ओर आगे की ओर निकल कर आ रहा है Z और पीछे की ओर जा रहा है Y, ठीक है। और अगर 2 वाली, दिस इज 1 साइड से अटैक, और अगर 2 साइड से अटैक हुआ तो ये वाला एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, इधर आ गया X, ठीक है, दिस इज X, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये सामने की ओर आ गया, सामने की ओर आ गया Z एंड दिस बिकम्स योर Y, ओके। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है भाई, Z की मिरर इमेज ये है, Y की मिरर इमेज ये है, X की मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है। So they are non-superimposable mirror images of each other, ठीक है। And if they are non-superimposable mirror images of each other, then they are a pair of enantiomers. ये एक दूसरे के enantiomers हैं और दोनों 50-50% बनेंगे, दोनों 50-50% बनेंगे क्योंकि इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। इसलिए ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन बोलते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वजह से अगर ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल आउट होता है देन सच अ कॉम्पनसेशन इज नोन एज एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। एक इंटरनल कॉम्पनसेशन भी होता है, दैट इज इन केस ऑफ मीसो कंपाउंड्स। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। सो if a new chiral is generated, note करो इस बात को अपनी कॉपी में, if a new chiral is generated then both R and S will be formed। अगर नया chiral बन रहा है तो both R and S बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चल के, कि अगर मॉलिक्यूल में कहीं पहले से chiral है, जैसे मान लो ये वाला कार्बन पे कुछ chiral होता और यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो अगर कहीं पहले से chiral है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होगा, क्योंकि भाई ये R और S क्यों बने, क्योंकि कार्बोकटाइन प्लेनर था तो दोनों तरफ से अटैक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पहले से कहीं पर कायरल है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर नया कायरल बना, इफ अ न्यू कायरल इज जनरेटेड देन बोथ R एंड S विल बी फॉर्म। और ये एक सेट ऑफ इनैंशियोमर्स बने हैं, दे आर मिरर इमेजेस, नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेजेस, और इसको एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन बोलते हैं, ठीक। न्यू कायरल अगर फॉर्म हुआ, पहले से कोई कायरल है जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही तो उससे मतलब नहीं है। न्यू कायरल अगर फॉर्म हुआ सो R एंड S बोथ आर फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट और है, ठीक है। देखो क्या है, जेई मेंस और नीट फिट लेवल तक की बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और है विच कैन बी टेस्टेड इन जेई एडवांस्ड, और वो एस्पेक्ट ये है कि SN1 में रेसिमाइजेशन तो होता है, ठीक है, रेसिमाइजेशन तो होता है, लेकिन वो रेसिमाइजेशन 100% तक नहीं होता, कुछ इन्वर्जन भी होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, पहले तो ये जो मैंने भी लाइन एक बोल दी है ना, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर जेई एडवांस्ड देन ओनली यू नीड टू बॉदर अबाउट दिस, बट अदरवाइज अगर आप नीट की या जेई मेंस वेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस एस्पेक्ट को छोड़ करके आपके लिए SN1 की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन
जेई एडवांस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने एक लाइन अभी बोली है कि SN1 में 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ इन्वर्जन एज वेल। अब इस बात का क्या एग्जैक्टली मतलब है, ये मैं आपको SN2 रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में जब कवर कर लूंगा और फिर SN1 SN2 का कंपैरिजन कर लूंगा, कुछ क्वेश्चन करवा लूंगा, तो टॉपिक को खत्म करते करते मैं आपको ये बात समझाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर जेई एडवांस्ड, एज सच मेंस और नीट में ये बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस नीट का लेवल यहाँ पे खत्म हो चुका है कि SN1 में देयर इज रेसिमाइजेशन, बट मैंने बोला देयर इज नॉट कंप्लीट रेसिमाइजेशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन कमिंग वीडियोस। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से बच्चों अगले वीडियो में विथ द स्टार्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन। नाउ SN1 हमारा कंप्लीट हो गया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अगले वीडियो में SN2 के बारे में बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ द कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। अभी हमने SN1 पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम SN2 पढ़ेंगे डिटेल में पूरा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और फिर हम SN1 और SN2 का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। दिस इज योर टीचर शिवम मिश्रा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। फिर से हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।